नमस्कार, मैं मनीष हिंदवी। 1-2 मिनट लॉगिन में देर हुई, वो कुछ टेक्निकल इश्यूज थे। मुझे लगता है आप सब लोगों तक मेरी आवाज़ जा रही होगी। एम आई ऑडिबल? मेरी आवाज़ जा रही है आप लोगों तक? आज एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने के लिए ये लाइव सेशन मैंने रखा है, इस उम्मीद के साथ कि आगे भी तमाम देश और दुनिया से जुड़े मुद्दों पर हम लोग लाइव होंगे, रूबरू होंगे, आपस में बात करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी भी लोकतंत्र में जनता की आवाज उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी प्रशासन की, जितनी शासन की। क्योंकि और हमें अंधभक्ति की तरफ नहीं जाना है, हमें सच कहना है। वो अंधभक्ति कांग्रेस के लिए हो, भाजपा के लिए हो, सपा के लिए हो, किसी पार्टी के लिए हो, हमें वोट देने का अधिकार है। 5 साल में हमें ये मौका मिलता है, हम वोट देंगे, जिसे बेहतर समझेंगे देश के लिए, प्रदेश के लिए, उसे वोट देंगे। आइडियोलॉजीज हो सकती हैं हमारी कि हम फलानी पार्टी की आइडियोलॉजी से सहमत हैं, मगर ऐसा नहीं कि अगर हम सहमत हैं तो उसको क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, उसकी आलोचना नहीं करेंगे, उस पर सवाल नहीं उठाएंगे। सवाल उठाने का हक है हमारा, और यही इस लोकतंत्र की खूबसूरती है। इसीलिए हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक साथ आज़ाद होते हैं 1947 में, और 70 साल बाद पाकिस्तान एक फेल्ड नेशन है, एक विफल राष्ट्र है, और हम दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था हैं और निरंतर आगे बढ़ रहे हैं उस दिशा में। हम एक बड़ी मार्केट हैं, हम एक बड़े प्रोड्यूसर हैं, हम अपनी सैटेलाइट खुद लॉन्च करते हैं। तमाम तरक्की हमने इस दरमियान करी, वो इसीलिए है कि यहां लोकतंत्र जिंदा रहा। लोकतंत्र के जिंदा रहने के लिए जरूरी है कि हम सवाल करते रहें, आंख बंद करके किसी को भी फॉलो ना करें। तो इस फेसबुक लाइव में जो तमाम मुद्दों पर मैं बात करूंगा, मैं एक आम आदमी के नजरिए से बात करूंगा। मेरा अपना नजरिया क्या है, उस नजरिए में आप लोगों की बातें भी शामिल है जो मैं आप लोगों से किया करता हूं। आम आदमी किसी बात को लेकर क्या सोचता है, उसकी क्या परेशानियां हैं। और आज जब मैं विकास दुबे, उसके एनकाउंटर और उसके मायने पर बात करूंगा, तो यहां पर भी मेरा लक्ष्य यही रहेगा कि विकास दुबे दुर्दांत अपराधी था। उसका दुस्साहस इतना बढ़ गया था कि आम आदमियों को तो मारा ही उसने वर्दी पर गोली चलाई। मैं वर्दी की बात इसलिए कर रहा हूं, खाकी की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि उनको हमको सुरक्षा देनी है आम लोगों को। अगर वो खुद सुरक्षित नहीं है तो हमें सुरक्षा कैसे देंगे। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों को जो उसे गिरफ्तार करने गए थे, उसमें ओपन फायर किया। सीईओ देवेंद्र मिश्रा की जिस तरीके से हत्या की गई वो निंदनीय है। और अगर आप पूरा वाकया पढ़ें तो आप पाएंगे कि कहीं ना कहीं ये पूरी साजिश उन्हें ही मारने के लिए थी, क्योंकि वो लगातार विकास दुबे के पीछे थे, उसे पकड़ना चाहते थे। विनय तिवारी को लेकर भी एक्सपोज किया था उन्होंने उसको। जिस तरीके से उनको घसीट कर उनके सर में गोली मारी गई, वो बहुत निंदनीय है। एक हफ्ते के दौड़ भाग के बाद विकास दुबे सरेंडर करता है, रास्ते में लाते वक्त मार दिया जाता है। मैंने एनकाउंटर शब्द का प्रयोग नहीं किया, मैंने कहा मार दिया जाता है, क्योंकि विकास दुबे जब एमपी से चलता है और तभी ट्विटर पर और फेसबुक पर और व्हाट्सएप पर लोग लिखने लगते हैं इसका तो एनकाउंटर हो जाएगा। अगर इसका एनकाउंटर हो जाएगा तो क्या हमने इसको स्वीकार कर लिया है कि पुलिस जब जिसे चाहेगी मार देगी, वो विकास दुबे जैसा ही अपराधी क्यों ना हो। मतलब इतना भी अगर आप एनकाउंटर कर रहे हैं, क्रेडिबल स्टोरी बनाने की भी जरूरत आपने नहीं समझी। एक ऐसी कहानी जिस पर लोग विश्वास कर सकें,
100 लूपहोल के साथ आपने कहानी प्रस्तुत कर दी, ये सोचते हुए कि ये मेरा जो इनकाउंटर है, जो मेरी हत्या है, इसको स्वीकार कर लिया जाएगा। मेरी कोई सहानुभूति विकास दुबे के साथ नहीं है, मगर विकास दुबे को जिस तरीके से मारा गया, रूल ऑफ लॉ को जिस तरीके से जिसकी धज्जियां उड़ाई गई, ये अच्छा नहीं है। विकास दुबे हत्याकांड ने एक बार फिर हैदराबाद में जो 4 बलात्कार के अपराधियों को मारा गया था, उसको फिर उजागर कर दिया है। वो जुर्म भी बहुत निंदनीय था, एक लड़की के साथ बलात्कार, उसकी हत्या, उन लोगों को सजा मिलनी चाहिए थी। मगर आप देखिए कि पुलिस उनको पकड़ लेती है, पकड़ने के बाद उनके खिलाफ सबूत भी मिल जाते हैं, सीसीटीवी फुटेज एंड ऑल, और फिर भी उनको ले जाकर एनकाउंटर कर देती है। और वो भी कहानी बहुत झोल भरी वाली थी कि उनको ले जाकर 10 पुलिस वाले उनको ले जा रहे हैं वैन से, और वो भागते हैं और लाठी डंडा उनके पास आ जाता है और वो लाठी डंडे से हमला करते हैं, और लाठी डंडा से हमले करने वालों को गोली मार दी गई। उनका जुर्म कतई स्वीकार नहीं था जिस तरीके से विकास दुबे का जुर्म है। मगर अगर पुलिस को ही मार देना है, पुलिस को ही पकड़ना है और पुलिस को ही मार देना है, तो फिर अदालतों की जरूरत कहां रह गई? फिर ये जो संविधान ने 3 स्तर पर व्यवस्था बनाई, इसकी व्यवस्था कहां, इसकी जरूरत कहां रह गई? फिर एग्जीक्यूटिव ही सारा काम कर ले। आप सवाल उठा सकते हैं कि जुडिशरी बहुत स्लो है, लेकिन कमी सिर्फ जुडिशरी में ही कहां है, कमी तो पूरे सिस्टम में है। तो इससे जो 3-4 सवाल उपजे हैं, हम उस पर बात करने की कोशिश करेंगे जो मेरे जहन में आते हैं। पहला है, क्या हम सब लोगों को निरंकुश पुलिस मंजूर है? दूसरा, विकास दुबे की हत्या के बाद जनता इतनी खुश क्यों है, जबकि सब जानते हैं कि यह हत्या हुई? तीसरा, खाकी में इतनी नाराजगी क्यों थी कि वो मार ही देना चाहते थे, ये जानते हुए कि जिस तरीके से वो मार रहे हैं इस सब तक जाएगा कि ये एनकाउंटर नहीं, हत्या है। और ये जो नेता, अपराधी और पुलिस का गठजोड़ है, ये किस स्थिति में पहुंच गया, किस भयावह स्थिति में क्रम से बात करने की कोशिश करेंगे। ये जो निरंकुश पुलिस है, मैं बात शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, निरंकुश, ये किसी के फायदे में नहीं है। उत्तर प्रदेश फेक एनकाउंटर्स में हमेशा 1 या 2 पर रहता है, नंबर 1 या नंबर 2 पर रहता है। पिछले कई सालों का रिकॉर्ड आप गूगल करके देख लीजिएगा, हमेशा। आज विकास दुबे मारा गया है, निरंकुश अपराधी था, दुर्दांत अपराधी था, मगर कल यही पुलिस हमारे दरवाजे पर चली आएगी, तब आप क्या करेंगे? किसी के हाथ में भी अत्यधिक जब पावर होती है तो वो निरंकुश हो जाता है, और इसीलिए संविधान ने चेक्स एंड बैलेंसेस बनाए थे, 3 स्तरीय बनाया था कि एक दूसरे को चेक करेंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात, जनता में जो खुशी की लहर देखने को मिल रही है और पुलिस को अप्रिशिएट किया जा रहा है, जानते हुए भी कि हत्या है, यही हैदराबाद के समय भी हुआ था। उसका कारण यह है कि हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है वो निहायत ही स्लो है। मैं यहां पर कुछ डेटा आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। एक दक्ष फाउंडेशन है जो लगातार इस पर काम कर रहा है। 2016 में इंडिया टुडे में एक बड़ी स्टोरी भी छपी थी इसको लेकर। कुछ डेटा आप देखिएगा कि कैसे हमारा जुडिशियल सिस्टम स्लो है। करोड़ों केस हमारे यहां पेंडिंग है, करोड़ों केस। एवरेज पेंडेंसी जो 21 हाई कोर्ट्स में हमारी है, लगभग 3.5 साल का वक्त लग जाता है एक एवरेज। सबऑर्डिनेट जो कोर्ट्स हैं वहां पर 6 से 6.5 साल लग जाता है एक फैसला आने में। यानी अगर आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जाते हैं, और तमाम मुकदमों में लोग सुप्रीम कोर्ट नहीं जाते हैं, तो यानी सबऑर्डिनेट कोर्ट और हाई कोर्ट मिलाकर 10 साल का एक एवरेज है किसी एक फैसले को आने में। ये एवरेज है, और अगर आप कहीं एवरेज के गलत हिस्से में पड़ गए तो अभी 1940 और 1950 के केसेस भी पेंडिंग हैं। 60 साल से भी केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं यहां पर।
एक हाईकोर्ट में एक एवरेज 70 हियरिंग्स होती हैं। मैं हाईकोर्ट की चर्चा कर रहा हूं। 70 हियरिंग्स होती हैं। एक न्यायमूर्ति 5 से 5.5 घंटा वहां बैठते हैं। एक केस पर जो एवरेज आता है वो जहां पर कम केसेस हैं वहां 15 मिनट और जहां ज्यादा केसेस हैं वहां 2.5 से 2 मिनट। जैसे पटना हाईकोर्ट, जबरदस्त पेंडेंसी है वहां पर, और वहां पर एक जज के पास एक केस को सुनने के लिए 2 से 2.5 मिनट होते हैं। सवाल इस बात का है कि 70 केस जो आदमी सुन रहा है, 70 केस 80 केस रोज सुन रहा है, और उस 10 मिनट 12 मिनट में क्या उसकी क्षमता प्रभावित नहीं हो रही है? हम उससे कैसे उम्मीद करेंगे कि वो बेहतर परफॉर्मेंस दे पाएगा? कैसे उम्मीद करेंगे उससे हम, इस जबरदस्त तरीके के दबाव के बावजूद? 88% एक्यूज्ड जो हैं उनकी जो सजा है वो उससे ज्यादा जेल में काट चुके हैं, क्योंकि उनके मुकदमों में फैसला नहीं हुआ है। 34% एक्यूज जो हैं बेलेबल ऑफेंस के, उनके पास बेल देने का पैसा नहीं है, बेल पर जाने के लिए, इसलिए वो जेल में पड़े हुए हैं। एक बहुत आश्चर्य करने वाला डेटा भी मिला कि जो लिटिगेंट्स हैं, ये जो हर साल अपनी हियरिंग्स में जाते हैं, अपनी हियरिंग्स को अटेंड करने के लिए, खाली अपनी हियरिंग को अटेंड करने के लिए एक एवरेज 30,000 करोड़ रुपया साल में खर्च करते हैं। ये जो हियरिंग पर जाते हैं उससे जो लॉस ऑफ वर्क है, लॉस ऑफ प्रोडक्टिविटी है, उत्पादकता का जो उससे लॉस होता है, बिजनेस आवर्स का जो उससे लॉस होता है, वो लगभग 50,000 करोड़ का है, जो कि 0.5% है जीडीपी का। तो इस सुस्त व्यवस्था की वजह से कितना सारा प्रोडक्टिविटी का लॉस हमारे क्या है, ये सोचने का विषय है। ये सोचने का विषय है। क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट जो है, सीआरपीसी, वो कहता है कि डेडलाइन सेट करता है रेप ट्रायल के लिए 2 महीने, और दिल्ली की जो हमारी मॉडल कोर्टें हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स जो हमारी हैं, वो 8 महीना केवल विक्टिम के बयान के रिकॉर्ड में, सर्वाइवर रेप सर्वाइवर के बयान के रिकॉर्ड में ले लेती हैं। इतनी सुस्त प्रक्रिया में आप कैसे उम्मीद रखते हैं कि लोगों का भरोसा न्यायपालिका पर होगा? इसके अलावा जो जबरदस्त तरीके का करप्शन लोअर न्यायपालिका में व्याप्त है, वो एक अलग समस्या है, वो एक अलग समस्या है। लेकिन ये पेंडेंसी, जो जुडिशियल पेंडेंसी है, सिर्फ वहीं तक जाकर नहीं रुक जाती है। हम सारा का सारा जो एक तरीके से इल्जाम है वो जुडिशरी पर रखकर नहीं अलग हो सकते। पेंडेंसी पुलिस की तरफ से भी है, पेंडेंसी पुलिस की तरफ से भी है। 2014 में एक स्टडी आई ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च और डेवलपमेंट की, उसने उसी वक्त 2014 में रिकमेंड किया था कि हमारी जो सैंक्शनड पुलिस स्ट्रेंथ है उसमें 50% बढ़ा देना चाहिए। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बढ़ाना तो छोड़िए, हम 30% कम पर काम कर रहे हैं। यानी जो बढ़ाने की बात मैंने उम्दा चीज पर चर्चा करी है कि लोअर न्यायपालिका में जबरदस्त तरीके का करप्शन व्याप्त है, मैंने इसकी भी चर्चा करी है कि वहां भी करप्शन है। लेकिन मैंने कहा ना कि समस्या का सिर्फ एक ही पहलू नहीं होता है, समस्या के कई पहलू हैं। मैं पुलिसिंग की भी बात कर रहा हूं कि पुलिसिंग में 30% कम सैंक्शनड स्ट्रेंथ है, जो रिकमेंडेड है कि जितनी है उससे 50% ज्यादा हो, यानी हम काफी कम स्ट्रेंथ पर काम कर रहे हैं। 2012 का लॉ कमीशन का जो रिपोर्ट था वो कहता है कि पुलिस पेंडेंसी की जो सबसे प्रमुख वजह है वो है पुअर क्वालिटी ऑफ इन्वेस्टिगेशन। यानी हमारे क्या जो इन्वेस्टिगेशन है उसकी क्वालिटी बहुत खराब है। क्यों? पहले तो आप पुलिस के रोल की बात करिए। हमारे यहाँ जो पुलिस का रोल है वो बहुत ज़्यादा है। हमारे यहाँ पुलिस इन्वेस्टिगेशन भी करती है, क्राइम प्रिवेंशन भी करती है, लॉ एंड ऑर्डर को भी मेंटेन करती है, एक्ट्स के इन्फोर्समेंट का काम करती है, इलेक्शन रिलेटेड ड्यूटीज़ करती है, वीआईपी ड्यूटीज़ करती है,
और उसके बाद इमरजेंसी में ड्यूटीज करती है। जैसे कल टिड्डो ने लखनऊ पर आक्रमण किया और पुलिस के लोग हूटर बजाते हुए उसको भी भगाने का काम कर रहे हैं। सवाल इस बात का है कि सब कुछ पुलिस करेगी, ट्रैफिक भी मेंटेन करेगी और उसके बाद सैंक्शन डिस्टेंस से कम पर काम करेगी। कैसे उम्मीद करते हैं आप कि उसके साथ साथ वो जो है अपनी इन्वेस्टिगेशन ड्यूटीज को ईमानदारी से निभा पाएगी? इसीलिए लॉ कमीशन ने कहा कि वक्त आ गया है कि इनके रोल्स को सेपरेट कर दिया जाए, सेपरेट कर दिया जाए। प्रकाश सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का एक केस हुआ था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने रिकमेंड किया था कि लॉ एंड ऑर्डर को इन्वेस्टिगेटिव ड्यूटीज से अलग कर दिया जाए। ये केस बहुत पहले का है और लेकिन इस पर कोई काम आगे नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, कुछ सोच कर ही कहा, 2017 में 21% क्रिमिनल केसेस क्लोज हो गए बिना इन्वेस्टिगेशन के। क्यों? इसलिए क्योंकि प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है और टेक्निकल जो नॉलेज है उसको एसेस नहीं है। इन 21% केसेस में 2/3 ऐसे थे जिनके एविडेंस ही ट्रेस नहीं हो पाए। तो सवाल इस बात का है कि पुलिस की तमाम कर्मियों के साथ साथ, जैसे नेशनल पुलिस यूनिवर्सिटी की बात बनाने की बात हुई थी, क्या हुआ काम उस पर? कुछ नहीं। तमाम पुलिस अधिकारी इस बात को मानते हैं कि पुलिस ट्रेनिंग में जो इन्वेस्टिगेटिव ट्रेनिंग है उसके दायरे को बढ़ाया जाए, उसमें और काम किया जाए, लेकिन नहीं हो पा रहा है। तो जो ये पुलिस और जुडिशरी की पेंडेंसी है, अब हम गठजोड़ की बात करें, हम विकास दुबे को एक प्रतीक के रूप में देखें। वो एक अपराधी था, लेकिन वैसे पूरे अपराधी पूरे समाज में भरे पड़े हैं, पूरे समाज में भरे पड़े हैं। प्रशासन और नेता दोनों अपराधियों को अपने हिसाब से इस्तेमाल करते हैं, खास तौर से जो हमारी पॉलिटिकल लॉबी है वो अपने हिसाब से इस्तेमाल करती है। और जब अपराधी अपने पैजामे से बाहर हो जाता है, जैसा विकास दुबे के केस में हुआ, तो उसकी हत्या हो जाती है, उसका एनकाउंटर हो जाता है। दुर्भाग्य सिर्फ यही नहीं है, दुर्भाग्य हमारी सोच में भी है। जैसे विकास दुबे की हत्या के बाद जो तमाम जगहों पर चलने लगा, ठाकुर वर्सेस ब्राह्मण हो गया। ठाकुर क्यों? क्योंकि योगी आदित्यनाथ ठाकुर हैं। परशुराम का अवतार बताया, लोगों ने उसको ग्लोरीफाई किया। अगर हमारा सजातीय है तो हम इस हद तक चले जाएंगे कि अपराधियों को भी ग्लोरीफाई करेंगे? ये किस सोच में हम चले गए हैं? मायावती जी ने ट्वीट किया कि विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद ब्राह्मण समाज भयभीत और सुरक्षित महसूस कर रहा है। ये किस तरह का ट्वीट है इतने सीनियर, इतने वरिष्ठ नेता से? हम ये उम्मीद नहीं करते हैं। आप विकास दुबे को ब्राह्मण के रूप में देख रहे हैं, और जिस देवेंद्र मिश्रा को मारा उन्होंने ड्यूटी पर, क्या वो ब्राह्मण नहीं था? जो विनय तिवारी मुखबिरी कर रहा है पुलिस का, क्या वो ब्राह्मण नहीं है? तो चारों तरफ तो ब्राह्मण ही हैं। हम उसमें से अपराधी को निकाल के ही ग्लोरीफाई क्यों कर रहे हैं? और एक अपराधी के मरने से ही ब्राह्मण समाज में भय क्यों है? सवाल बहुत गंभीर है, सवाल हम तक भी आएंगे। हम सीधे शरीफ लोगों को नेता के रूप में स्वीकार नहीं कर पाते। हमें अपराधी अच्छे लगते हैं। हमें 3-3, 4-4 फॉर्च्यूनर से 20-20 लोग जब उतरते हैं बंदूकें लेकर जिस आदमी के पीछे, हम उसको नेता मानने में अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। अगर वो हमारा सजाती है तो हमारा सीना फूल कर कुप्पा हो जाता है, हम बड़ा फक्र महसूस करते हैं। ये जो हमारी सोच की गिरावट है, ये भी तो विकास दुबे को पैदा करती है, या यही पैदा करती है विकास दुबे को। इस सड़े गले सिस्टम का एक नमूना देखिए कि 2001 में संतोष शुक्ला मर्डर कांड के बाद पुलिस चौकी में मारा गया संतोष शुक्ला, और 2 दर्जन पुलिसकर्मी वहां मौजूद थे, 2 दर्जन, और सबने
बयान दिया कि हमने कुछ नहीं देखा। क्या यह दुर्भाग्यपूर्ण नहीं है कि 24-24 लोग गवाही देते हैं, पुलिस के लोग गवाही दे रहे हैं कि हमने कुछ नहीं देखा? तो अपराधी तो आप स्वयं बना रहे हैं। वो विकास दुबे का पहला बड़ा जुर्म था, क्यों नहीं रोक दिया गया उसी समय उसको? मगर वो छूट कर बाहर आ गया और उसकी ताकत बढ़ती गई। और मैं यहां पर इस बात को बता देना चाहता हूं कि क्रमशः हर सरकार में उसकी ताकत बढ़ी है, तो कोई ये ना कहे कि हम साफ हैं या हम पाक साफ हैं। हर सरकार में उसकी ताकत बढ़ी। और आज जो उसकी हत्या हुई या उसका एनकाउंटर हुआ, ये ना हुआ होता अगर उस दिन उसने 8 पुलिसकर्मियों की हत्या न की होती। मैंने एक सवाल उठाया था कि खाकी में इतना गुस्सा क्यों है? आपके लोग मारे गए इसलिए? उस दिन वो गुस्सा क्यों नहीं था जब उसने अपनी पहली हत्या करी? उस दिन गुस्सा क्यों नहीं था जब उसने तमाम गांव के लोगों को बंधक बना के रखा था, तमाम लोगों की हत्याएं उसने करी? तब वो गुस्सा नहीं था। आपका अपना आदमी मारा गया तो गुस्सा है। ये तो दो नीति हो गई। और आपके आदमी मारे आपके ही लोगों की वजह से गए। मुखबिरी की किसने? पुलिस के लोगों ने। बढ़ाया किसने? पुलिस के लोगों ने। तो आज जब आपके लोगों की हत्या होती है तो आप बौखला जाते हैं, निरंकुश हो जाते हैं। ये नहीं चलेगा। हम सब लोगों को सवाल उठाने पड़ेंगे। और ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण होंगे अगर हम चाहते हैं कि रूल ऑफ लॉ एस्टेब्लिश हो। संविधान जो बना है, संविधान के हिसाब से ये देश चले, तो हम सब लोगों को ये बात एस्टेब्लिश करनी पड़ेगी। हम लोग सब लोगों को सवाल उठाना पड़ेगा। पुलिस द्वारा की गई हत्याओं पर हम फूल फेंकना बंद करें, हम सवाल उठाना शुरू करें। हम इलेक्शन में वोट देते समय सरकारों से मांग करें कि सड़े गले सिस्टम को सुधार करने की शुरुआत करिए। हम धर्म और जाति की राजनीति से बाहर आने की कोशिश करें। विकास दुबे की हत्या एक प्रतीक हो सकती है, एक आदमी मारा गया है, मगर सैकड़ों सवाल छोड़ गया है। उन सवालों को ढूंढने की जरूरत है, उन सवालों को अपने से करने की जरूरत है, और तब कुछ भी लिखने और तब कुछ भी पोस्ट करने की जरूरत है। आज के फेसबुक लाइव में इतना ही। जल्दी ही किसी और नए मुद्दे पर फिर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।